भारत का एक और पड़ोसी अस्थिरता की चपेट में आ गया है। भारत के एक और पड़ोसी देश में भारत विरोधी भावनाएं इस वक्त भड़की हुई हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश फिलहाल अराजकता की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान संसद से लेकर सड़क तक अराजकता ही अराजकता बांग्लादेश में नजर आ रही है। अवामी लीग, वही पार्टी जिससे शेख हसीना आती है, उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। सेना और पुलिस पर हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में और 27 जिलों में हिंदू विरोधी हिंसा इस समय बांग्लादेश में चल रही है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इस सब के बीच सवाल यह है कि बांग्लादेश की हिंसा में भारत के लिए आखिर क्या संदेश है? बांग्लादेश के हिंदुओं का अब आगे क्या होगा? क्या भारत में सबसे बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा होने वाला है? शेख हसीना आगे क्या करने वाली, इसको लेकर भी सवाल है। क्या वो भारत में ही रहेंगी या फिर कहीं और राजनीतिक शरण लेंगी? अंतरिम सरकार का गठन बांग्लादेश में वो कब तक होगा और उस सरकार की अगुवाई कौन करेगा? बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर आगे के लिए प्लानिंग क्या है? क्या उनके लिए फिलहाल खतरे की बात है? क्या उन्हें इवैक्यूएट करना आने वाले समय में जरूरी होगा? और सवाल यह भी कि क्या छात्र आंदोलन के पीछे कोई नापाक कनेक्शन? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर मैं चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता ही है, वो खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि एक मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर रहा इस आंदोलन का। बंगबंधु की मूर्तियों को जिस प्रकार डिसमेंटल किया, कोई सिर्फ ये कह दे कि ये कोटा के लिए मामला था, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ मेरी सरकार बेहतर निर्णय लेगी। पहली बात यह है कि अच्छा इनिशिएटिव रहा कि सारे पार्टी को बताएं। हम सिर्फ चाहेंगे कि हम बांग्लादेशी जनता के साथ हैं। पूरे आंदोलन में जो वहाँ की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख, उनके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके घर, उनके पूजा स्थान, मंदिर और गुरुद्वारे, उन पर भी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया है। माइनॉरिटीज का जीवन सुरक्षित नहीं है। हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज सुरक्षित रहें। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं कि बांग्लादेश में जिस तरीके की सियासी उथल पुथल का दौर जारी है, इसको लेकर भारत में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की है संसद भवन में। गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक, और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए हैं। गृह सचिव समेत कई आला अधिकारी गृह मंत्रालय के वो मौजूद हैं। बांग्लादेश के हालात, सीमा सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। तो संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने ये महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें एनएसए, गृह सचिव और गृह मंत्रालय के अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं। आज के शो में जो खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहर सर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पीके मिश्रा जी, पूर्व एडीजी बीएसएफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी भी आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, यहां से अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है? भारत की नजर कहां होनी चाहिए? नई सरकार, अंतरिम सरकार पर? एकदम, क्योंकि देश तो नई सरकार ही चलाएगी।
शेख हसीना जी के साथ हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था। सबसे आपको पहले समझना चाहिए कि ये कितना डिफ़िकल्ट फेज़ है हम लोग के लिए, फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए, भारत के लिए। जो चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी समझने की ज़रूरत है। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी फॉलो करता रहा है, और चाहे ग्वाडर पोर्ट हो, चाहे श्रीलंका में हबन तोता हो, चाहे आपका चिटागोंग पोर्ट हो, ये वो मंडला पोर्ट भी चाहता था। लेकिन ये मौजूदा सरकार, हिंदुस्तान की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मंडला पोर्ट का संधि हुआ। चीन को लगने लगा कि जहाँ जहाँ वो जिस तरह से वो चक्रव्यूह डाल रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी जी तोड़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और चीन, और पार्टली मुझे लगता है इसमें CIA इन्वॉल्व है, ये तीनों की मिली भगत है जिसमें रिजीम चेंज हुआ है। तो हिंदुस्तान की तरफ क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमको हमारे फॉरेन पॉलिसी का किस तरह से इस समस्या का समाधान करें। चीन और CIA एक साथ हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी हो सकता है, सबका अपना हित है। क्या ये सच नहीं है, आपका ये प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका चाहता था कि मिलिट्री बेस का फैसिलिटी दे, शेख हसीना जी दें? बिल्कुल चाहता था वहां पर आइलैंड। शेख हसीना जी ने नहीं दिया। तो ये लोग, ये फॉरेन पावर्स जो शक्तिशाली देश हैं, वो संदेश देना चाहते हैं, या तो तुम मेरी सुनो या रिजीम चेंज होगा। छोटे छोटे देश को ही संदेश दिया जाता है। एक उदाहरण पेश किया जाता है कि यदि तुम छोटे देश हो, इस तरह से करोगे तो सजा ये है। सर, आप जो बात करें, मैं जरा जल्दी से जनरल शंकर प्रसाद का रुख करती हूँ, और उनसे हम ये समझना चाहते हैं सर कि कल से हम इस खबर को देख रहे हैं, ये कैसे डेवलप हो रही है। कल ही जिस समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख सामने आए मीडिया के, उन्होंने आकर बयान दिया, तो हम लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि साहब अब प्राथमिकता इनकी होगी कि हालात काबू में करें। लेकिन वो हालात काबू में होते हुए तो मतलब आज अगला दिन हो गया है, अब शाम ढलने को है, अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा अब चुन चुन कर जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उनको हम देख रहे हैं निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए, इस किस्म के सिचुएशन को रीड करने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत के लिए और इंटरनल डोमेस्टिकली बांग्लादेश के लिए। दूसरा, हमें ये देखना है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इसका पाकिस्तान के साथ जो जमाती है उसके साथ क्या है, BNP के साथ क्या है, वो पॉलिटिकल सिनारियो का हमें स्टडी करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो है इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज क्या हालात है इकोनॉमिक के, कल क्या हालात होने वाले हैं, उससे क्या बांग्लादेश को नुकसान होगा, क्या भारत को नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये देखने की चीज़ है। तीसरा पॉइंट। और आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में कई एक चीज़ शामिल होती है, जिस प्रकार से भारत है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, उनको देखना है। अब सबसे पहली बात जो हम कहना चाहते हैं वो सिक्योरिटी की है। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की ये है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर BNP की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटलिस्ट हो रहा है, जमाती की तरफ से हो रहा है, और ये दोनों संस्थाएं हैं जो हैं, इन्होंने ही मिलके शेख हसीना की सरकार को गिराया है। अब गिराने के समय इसमें दूसरी बात आ जाती है कि इसमें सपोर्ट किसने किया। सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत के अंदर एक शांति, एक प्रोग्रेस ना हो सके, और ये जो जमायती हैं ये बड़े स्ट्रांगली ISI पाकिस्तान के सपोर्ट वाले लोग हैं। तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस पर कोई सीरियस इफेक्ट पड़े, तो लाजमी है कि पाकिस्तान का इसमें आज ज़रूर होगा। और दूसरी जो चीज़ है वो चाइना की है। जैसे जनरल साहब ने भी बताया, चाइना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहा है भारत को तो चारों तरफ से घेरने के लिए नेकलेस ऑफ पर्ल्स में। उसमें वो चाहता है कि नेपाल के संग भी हम कुछ कर लें दोस्ती, हम बांग्लादेश के संग भी कर लें, हम श्रीलंका के संग भी कर लें, हम पाकिस्तान के संग भी कर लें, तो भारत को चारों तरफ से घेर लें। तो ज़रूरी है कि चाइना भी इस हालात के या तो फ़ायदा उठाएगा या इसको करने में भी उसका हाथ रहा हो। तो ये बड़ी भारी चीज़ है। तो इस समय सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिंदुस्तानी, जो भारतीय लोग वहाँ पर हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन है, साइजेबल पॉपुलेशन जो वहाँ पर है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या हालात हैं, उनको कहीं ऐसा ना हो जो अवामी लीग के लाखों सपोर्टर्स हैं वो कहीं इलीगल इमिग्रेशन के जरिए कहीं भारत के अंदर ना आ जाए। हालांकि BSF के वहाँ काफ़ी चौकन्ना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो हालात ना बन जाएं जो 1971 वॉर के पहले हुए थे। इलीगल इमिग्रेशन की वजह से डकौती होती है, इसकी वजह से, और कई एक इलीगल काम ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो जाता है। तो इसको
इस सिक्योरिटी इशू को हम सबसे बड़ी पीके मिश्रा सर, ये सिक्योरिटी कंसर्न और जो बात अभी जनरल शंकर कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला ये और बढ़ता जाएगा, ये होना शुरू हो गया है, इसी वजह से वो घुसपैठ की आशंका बढ़ती जा रही है सर, और इसी का आभास कि बीएसएफ जो है वो अपनी निगरानी और पुख्ता करता जा रहा है सर, और हाई अलर्ट पर है इस समय बॉर्डर पर। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि मैं आज सुबह ही पेट्रापोल और डोकी और मुर्शिदाबाद बॉर्डर, मालदा बॉर्डर और असम बॉर्डर में सब जगह बातें खुद किया था और सिचुएशन मैंने खुद समझा है। डीजी बीएसएफ अभी पेट्रापोल पर खुद ही है मिस्टर चौधरी। सिचुएशन जो है मैं क्लियरली बताऊंगा। आप अल्पसंख्यक बोलते हैं, मैं अल्पसंख्यक नहीं बोलूँगा, सीधे बोलूँगा कि इसका रिएक्शन जो है, जो जमात-उल इस्लामी और जो बीएनपी वर्कर्स हैं, उन्होंने 27 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू के घरों में, हिंदू के गांव को आग लगा है और हिंदू मंदिर 12 से ऊपर तोड़े हैं और एक इस्कॉन का टेम्पल तोड़े हैं। बड़ा क्लियर बात है। अब उसमें जो है हमारे 8000 स्टूडेंट ऑलरेडी आ गए थे। अभी जो 13 से 14,000 भारतीय हैं उनको लाने के लिए हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। रहा हमारा 1.31 लाख हिंदूज जो वहां पर है, तकरीबन 3%, 3.5% रह गए। अब यह हिंदू के ऊपर अत्याचार शुरू हो चुका है जी। आप देखिए वहां पर बड़ा खोल के बताया, इवन द लेडीज हैव बीन किडनैप। कोई माने या ना माने, इट इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, द लेडीज, हिंदू लेडीज हैव बीन किडनैप एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, बांग्लादेश आर्मी कमरुल जमान, इवन उनके साथ बात हो चुका है कि ही शुड प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। आप बांग्लादेश के सेना प्रमुख की बात कर रहे हैं, इवन बांग्लादेश पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन गया था, है ना? बिल्कुल बकर कामरुल जमान का बात कर रहा हूं। पर इसके साथ साथ मैं एक और एंगल कर रहा हूं आपको। ये जो प्लानिंग हुआ था, दिस प्लानिंग वाज डन बाय तारिक रहमान, son of Begum Jia at USA with ISA and China backing. Last 6 years तारिक रहमान इसका प्लानिंग कर रहे हैं और he was successful. आप देखेंगे अभी इंटरिम गवर्नमेंट होगा, इंटरिम गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनुस को वैसे खाली तो अंगूठा छाप उसको ऊपर बैठा देंगे। हाँ। करेगा कौन इसको? 2% तारिक रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बेगम जिया के जगह पर बनेंगे। हाँ। और इसको चलाएंगे जो है वाकरोल जमान। और ये चाइनीज पॉलिसी है। मैं सुन रहा था दूसरे वक्ता को, चाइना इसमें सक्सेसफुल रहा इंडिया को घेरने के लिए और यूएसए ऑल्सो इज इन्वॉल्व, CIA इज ऑल्सो इन्वॉल्व। USA वांटेड जस्ट सैन मार्टिन आइलैंड जो कॉक्स बाजार के आगे समुद्र के अंदर है, उनको वो चाहिए था, लेकिन शेख हसीना जी मना कर दिए थे। देन USA केम अप विथ द थिंग, ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ इसमें BNP पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो शेख हसीना इज नॉट एन इलेक्टेड लीडर। सो USA का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ISI एंड तारिक रहमान। पीके मिश्रा जी, आपने बहुत सारी भीतर की जानकारियां जो आपने फर्स्ट हैंड इकट्ठा की वो एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ साझा की। समझते हैं कि यहाँ पर मिश्रा जी ने जिस तरीके की तस्वीर उकेरी है सर, तो ऐसे में तो अब बांग्लादेश मतलब भारत के लिए पाकिस्तान एक नासूर और नासूर नंबर 2 बिल्कुल पड़ोस में वो बांग्लादेश बनने को तैयार नजर आ रहा है। तारिक रहमान का उन्होंने नाम ले दिया और उन्होंने यहाँ पर साठगार्ड BNP के साथ जो वहां के सेना प्रमुख हैं वकारुज़्ज़मा उनकी भी बता दी, और उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से ये चाइना और ये चाइना वाला मॉडल वहां पर सत्ता को काबू और कंट्रोल करने का जो अब आप रेप्लिकेट होते हुए बांग्लादेश में देखेंगे, तो फिर भारत ऐसे में क्या करेगा? जी बहुत धन्यवाद रोमाना। और जो मेरे पहले वक्ताओं ने कहा है मैं उनसे सबसे सहमत हूं। ये जो समय है बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही इसमें भारत के लिए पिछले 15 साल कोई भी गवर्नमेंट रही हो भारत में, तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ जब से शेख हसीना है वहाँ पर 3 टर्म में 2009 से, तो तब हमारे
संबंध अच्छे थे। और मुझे याद है जब मैं वहाँ पर हुआ करता था रोमाना, बांग्लादेश में, ढाका में, और तब बेगम जिया की सरकार थी, बीएनपी की सरकार थी, भारत के लिए बहुत मुश्किलें थी क्योंकि कोई ना तो वहाँ पर एक्सेस था, ना वहाँ पर कोई सपोर्ट था। और हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिज्म है, जो मिलिटेंसी है, उस सब को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता था। और उस समय ये पाकिस्तान में आईएसआई का भी बहुत उनको सपोर्ट मिलता था, बीएनपी सरकार को, और जमात तो उनके साथ थी, उनके साथ मिली हुई थी जो सरकार में, और चीन भी इसमें, क्योंकि भारत को कुछ दिक्कत पैदा करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था। परंतु पिछले जो 15 साल हैं, मैं कहूँगा हमारे लिए भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए एक स्वर्णिम समय बनकर उभरा था। परंतु अब दैट इज बिहाइंड अस। हमने ऐसा समय जब बीएनपी और जमात वहां पर थी, वो समय पहले भी देखा है और आगे देखना, अभी हमें देखना पड़ेगा। परंतु हम को वहां पर अपने बहुत सारी हमारी इक्विटीज हैं, हमारे बहुत सारे एसेट्स हैं वहां पर रोमाना, उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। 3 चीजें हमको ज्यादा देखनी है। एक, वहां पर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। दूसरा, जल्द से जल्द वहां पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और तीसरा, भारत तो उनके साथ काम करता रहा है, इकोनॉमिकली हमने बहुत उनकी सहायता की है। कनेक्टिविटी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट से है वो पहली बार शेख हसीना के होते हुए गई है। मेरे ख्याल से उसको धक्का लगेगा, उसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत चुनौतियां हैं और हमारे जो विदेश मंत्रालय है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये जरूर इसमें देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। अभी भी आखिरी बात में यही कहूंगा रोमाना, अभी भी वहां पर सिचुएशन इवॉल्विंग है। अभी तक अंतरिम सरकार क्या बनेगी, हालांकि आर्मी चीफ ने कल कहा था, अभी तक नहीं मालूम है। और फिर इलेक्शन कब होगा ये नहीं मालूम है। जब तक ये नहीं मालूम चलता, आप अपनी आगे की रणनीति बनाने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं होंगे। पॉइंट ऑन सर, आपने जो बात कही यहाँ पर, स्टेबिलिटी, आपने कहा डेमोक्रेसी, और आपने कहा एंगेजमेंट, इसको बनाकर रखने की यहाँ पर जरूरत है। सवाल आपसे ये है, जो बात अशोक सज्जनर सर ने कही है कि साहब यहाँ सिचुएशन जो है बांग्लादेश में, वो अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। निगाहें जो हैं वो उस अंतरिम सरकार पर होंगी, वो अंतरिम सरकार कैसी होगी। इसी वजह से क्या अभी भारत सरकार की जो एक तरीके से रवैया नजर आ रहा है, वो वेट एंड वॉच वाली उनकी स्थिति नजर आ रही है? रुमाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में शामिल करने के लिए। देखिए रुमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, जिसका जो 8th पॉइंट है उसके मैं फर्स्ट लाइन को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द सिचुएशन विथ रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटीज। तो जो इस पैनल पे हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी कंसर्न जाहिर करी है, इनफैक्ट आपने भी अपने ओपनिंग एंकर लीड के अंदर जिस बारे में जिक्र किया था, वहाँ हमारे हिंदू भाई बहन और बाकी अल्पसंख्यक हैं जिनके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, सरकार उस पूरी सिचुएशन के बारे में क्लोजली मॉनिटर कर रही है और चिंतित भी है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रोमाना जी, आप ये बात को मानेंगे कि जब भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ग्लोबली रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा वो स्टेप्स लिए हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं। हमने कोविड काल के वक्त में भी देखा था, हमने यूक्रेन में देखा था, हमने अफगानिस्तान से हमारे भारतीय भाई बहनों को लाना था, हमने देखा था। तो ये बात के बारे में देश आश्वस्त हो जाए कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो भी कदम होना होगा वो लिया जाएगा। आज एक पॉजिटिव बात यह हुई है रुमाना जी कि सभी राजनीतिक दलों ने एक सर्वसम्मति दी है और इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। पर साथ में जो आपके प्रोग्राम का टाइटल है कि लर्निंग्स फॉर इंडिया, मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूं रुमाना जी कि कई लोग हैं, कई लॉबीज हैं जो हमने देखा है कि बहुत कैजुअल स्टेटमेंट्स दिया करते थे, हमारे लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर प्रहार करते हुए कई बाहर के मुल्कों के को आह्वान करते थे कि हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है, उसकी तरफ उनको गौर करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज का दिन ये भी है कि जो कमेंट्री भारत के लोकतंत्र के बारे में हो वो एक मैच्योर कमेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आज विश्व के सामने रुमाना जी कोई भले लॉबी हैप्पीनेस इंडेक्स से कंपेयर करे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से कंपेयर करे, पर भारत जो है वहां ये चीज स्थापित हो चुकी है कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो काफी ज्यादा मजबूत है
और इस जड़ों के आप जिस खिलाफ बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए वो जिस तरीके की लॉबीज की आप बात कर रहे हैं, वो लॉबीज का तो कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब वहां से तो आज भी इस तरीके के बयान आए कि साहब भारत और बांग्लादेश, मतलब यहां पर भी उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश का जो विपक्ष है वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल रुमाना जी, मैं यहां पर बताना चाहती हूं कि विपक्ष की तरफ से भी आज ये बात की गई कि साहब यहां देश के हालात बांग्लादेश से प्लीज कंपेयर मत कीजिए। यहां देश के अंदर जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत गहरी पैठ बनाए हुए हैं, और वो जब से देश को आजादी मिली है, वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से वो लोकतंत्र की जड़ें गहरी पैठ बनाए हुए हैं। तो प्लीज दोनों देशों के कंपैरिजन करना बेमानी हो जाता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। आलोक सर नमस्ते, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सर आपने जो बयान जारी किया सर, वो हमने दर्शकों को बताया भी। मेरा आपसे सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो आपकी तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार को हर संभव कदम उठाने की जरूरत है, तो किस तरीके के कदम की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूं सर, सिचुएशन वहां पर अभी डेटेरियोरेट हो रही है, और जो करना चाहिए वो फौरन करना चाहिए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। सर हम दिखा भी रहे हैं एबीपी न्यूज पर, चाहे इस्कॉन मंदिर हो, चाहे नवग्रह मंदिर हो, अलग अलग जगह पर मंदिर निशाने पर ले रहे हैं और वो सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। वहां पर कट्टरपंथियों को ऐसा लग रहा है मौका मिल गया है। सर आप ठीक कह रही हैं। हम लोगों ने भारत सरकार को स्पेसिफिक में क्या करना है जी ये नहीं बताया, ठीक है, और ये बताने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है उसके सिक्योरिटी इनपुट्स और उसके इंटेलिजेंस इनपुट्स ये हमारे पास में नहीं हो सकते। इसलिए भारत सरकार तय करेगी कि उसको किस समय क्या करना है, और भारत सरकार को भी एक इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट करना, विश्व की सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस काम के पीछे खड़ा करना, ये भी दो काम करने चाहिए। और स्पेसिफिक में क्या होना है ये सरकार को तय करना है, सरकार वह मैक्सिमम करे, ये हमने सरकार को कन्वे किया। नहीं सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए जो आज विदेश मंत्री का बयान आया है उसमें जो 8वां पॉइंट उनके स्टेटमेंट का है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा है कि इनिशिएटिव्स बाय वेरियस ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, और यहां पर देयर जो है वो अल्पसंख्यकों का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में है, एंड वेलबींग। तो उस दिशा में तो सरकार की तरफ से कदम उठा दिया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मेरा यह है सर कि आपकी तरफ से इस बात की भी आशंका जताई गई है घुसपैठ। तो घुसपैठ को लेकर आपको लगता है कि यहां पर एक बड़ी चुनौती होगी, और इसका किस तरीके से सामना किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ वो पीड़ित हिंदू समुदाय होगा जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेल रहा होगा और वो कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरीके से भारत में आ जाए, और दूसरी तरफ घुसपैठिए भी होंगे सर जो मौके के तलाश में बैठे होंगे। इस बात की पहचान करना संभव है कि कौन व्यक्ति शरणार्थी है और कौन घुसपैठिया है। हमारा पहला प्रयत्न ऐसा है, और जिसके लिए हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करने को तैयार हैं, कि विश्व समुदाय के दबाव से वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि किसी को अपनी जमीन से उखाड़ना, पुरखों की जगह से लाना, किसी नई जगह से उसको बताना कठिन काम है। इसलिए अगर वो वहाँ शांतिपूर्वक रह सकेंगे, वेलफेयर की स्कीम्स उनके लिए हो सकेंगी, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। पर अगर वो संभव नहीं हुआ और उनको भारत आना पड़ा, तो शरणार्थी की पहचान करना कठिन नहीं है, वह पहचान करनी चाहिए। घुसपैठियों को रोकना चाहिए, शरणार्थियों को कंट्रोल्ड सिचुएशंस में बसाना चाहिए। ठीक है सर, मेरे साथ जनरल सिन्हा स्टूडियो में मौजूद हैं और वो आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। जनरल सिन्हा, संक्षेप में प्रश्न कीजिएगा। नहीं, आलोक जी से प्रश्न नहीं, मेरा सुझाव है। आलोक जी सुझाव देना चाह रहे हैं। हाँ। जी सर दीजिए। मेरा सुझाव ये है कि इंटरिम अरेंजमेंट में सब पावर किसके पास है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास है। तो मेरी अपनी सोच है कि किसी न किसी तरह से बांग्लादेश के आर्मी की चीफ के साथ संपर्क करने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ जहाँ ये हिंदू इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हिंदू लोग रह रहे हैं, वहाँ फिजिकल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। वहाँ पे यदि बांग्लादेशी ट्रुप्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, करना पड़ेगा उनको।
यदि प्रोटेक्शन देना नहीं, चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बीच पे आना चाहती हूँ। आलोक जी, आप प्लीज रहिएगा हमारे साथ, और मैं इसलिए बीच में आ रही हूँ सर क्योंकि हमारे साथ देखिए पीके मिश्रा जी भी हैं, और अभी मिश्रा जी ने बताया किस तरीके से ये तमाम नाम जो यहाँ पर आप गिना रहे हैं, जिसमें आपने अभी वकारुज्जमा का नाम ले लिया, इसके अलावा वो तारिक रहमान का जो नाम चल रहा है, भाई ये तमाम सवाल जो हैं, ये तमाम नाम जो हैं वो तो खुद ही कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना। ऐसे में आलोक जी, इनसे उम्मीद कैसे की जाए? अंतरिम सरकार बनेगी और वो भारत जो अपनी कहीं ना कहीं चिंताएं व्यक्त करेगा, उसका निवारण करेगी, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम इस अंतरिम सरकार से, जो पहले ही कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली नजर आ रही है सर, बनने से पहले ही? पहली बात तो यह है सिन्हा जी कि मैं आपसे सहमत हूँ, आर्मी चीफ उसको संपर्क किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार वहां पर बनेगी, उसको ये ध्यान में रखना मजबूरी होगा कि हमारा 4000 किलोमीटर से ज्यादा का कॉमन बॉर्डर है। सही। हम एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स से, और हम दोनों का भला एक दूसरे के साथ रहने में है। वो इतनी दूर के पाकिस्तान का भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रयत्न होना चाहिए कि सरकार बदलने से संबंध नहीं बदले, मित्रता नहीं कम हो। अगर वो असंभव हुआ तो फिर हमको अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, पर पहले ऑप्शन के रूप में ये बात उनको भी ध्यान करने की जरूरत कि अगर विकास करना है, शांति से रहना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस को मेंटेन करना है, इकोनॉमिक रिकवरी को बनाए रखना है, तो उन्हें भी तो हमारी जरूरत भारत है। उनके लिए अकेला ऑप्शन है। सही बात, महत्वपूर्ण बात आपने की है सर। जी, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं रोमाना। एक तो जब हमारे विदेश मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे राज्यसभा में और लोकसभा में, उन्होंने कहा है वी हैव एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद द अथॉरिटीज इन बांग्लादेश। मतलब अब अथॉरिटी कौन है वहां पर? वकारुज्जमान है जो कि आर्मी चीफ है, तो उनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। उसी का देखिए टेंजेंशियली मैंने भी जिक्र किया था शुरू के अपने कमेंट्स में, जो हमें जो पावर्स हैं वहां पर, जो अथॉरिटीज हैं, उनके साथ हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और उसमें हमने उनसे ये भी कहा है, जो हमारी वहां पर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, हमारा हाई कमीशन है, असिस्टेंट हाई कमीशन है, हमारी कुछ और 4 पोस्ट है, उन सबकी जो सुरक्षा है वो उन्हीं के ऊपर मयसर है। और वो हमें पूरा, हम उम्मीद करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं जो पूरी उनके लिए सुरक्षा देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जैसे आलोक जी ने अभी कहा दैट इंडिया इज द ओनली चॉइस फॉर देयर फंड्स एंड फाइनेंस। मेरे विचार से ये इतनी ठीक बात नहीं है, बिकॉज चाइना वहां पर खड़ा हुआ है, देख रहा है। चाइना हैज डीप पॉकेट्स, मच डीपर पॉकेट्स देन इंडिया। तो इसीलिए चाइना जरूर वहां पर आकर मैं समझता हूं जो ये ISI, BNP, जमात वगैरह वगैरह, इन सब का तो रोल रहा है जो हुआ है, परंतु इसमें चाइना के भी बहुत बड़ा हाथ है और हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। ये ISI और BNP और पाकिस्तान, ये तो ट्रेडिशनल लोग हैं जो कि यहाँ पर बांग्लादेश में एक्टिव रहते हैं, परंतु चाइना इज अ न्यू एक्टर, न्यू प्लेयर, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से शायद बांग्लादेश में इस समय हालात ऐसे हैं कि हम यहाँ पर पुलिस की, सेना की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वहां पर उनको ट्रूप्स उतार देना चाहिए सुरक्षा देने के लिए। वहां तो उल्टा जो सेना है, जो पुलिस है, उस पर भी तो हमले हो रहे हैं, वो भी तो निशाने पर वहां पर आ रहे हैं और वो भी तो मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो पुलिस वाले ही वहां पर मारे गए हैं। ऐसे में मुझे लगता है जरा जल्दी से तौसीफ खान का एक रिएक्शन लेते हैं। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। माफी के साथ तौसीफ, थोड़ा वक्त लिया मैंने आपके पास आने के लिए। आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, उसको लेकर भारत के लिहाज से आप क्या संदेश देख रहे हैं इसमें? देखिए रोमाना जी, बहुत गंभीर विषय है और इसलिए भारत सरकार भी नजर रखे हुई है क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं लेटेस्ट। इस बात पे कोई शक नहीं कि ये जनता का गुस्सा है, जनता का आक्रोश है शेख हसीना के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये छात्र आंदोलन था कोटा को लेकर के कि भाई 30% कोटा जो है उसको हटाया जाए। ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ और उसको शेख हसीना की सरकार ने पुलिस के द्वारा सप्रेस करने की कोशिश की, जिसमें लगभग 200 छात्रों की मौत हो गई, 14,000 छात्रों को जेल में अरेस्ट करके भर दिया गया। और उसी का पब्लिक का गुस्सा हमें देखने मिला कल, जब लोगों ने जहां तक के देशबंधु मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ डाला, जगह जगह पे उनका जो स्टैचू था
उनको तोड़ डाला। ये सिर्फ और शेख छात्र हसीना आंदोलन के था खिलाफ जिसकी ये वजह से आक्रोश मुजीबुर है। रहमान की प्रतिमा तक को तोड़ दिया गया। ये छात्र आंदोलन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही छात्रों की जो भावना थी उसी के अनुरूप एक तरीके से फैसला भी सुना दिया था, वो आरक्षण की सीमा जो है उसको भी घटा दिया गया था। यहाँ तो सीधे सीधे आपको साबोटाज नजर नहीं आता? आपको इसके पीछे आईएसआई, चीन और यूएस, इनकी साजिश नजर नहीं आती है? देखिए, आईएसआई और जो भी है, चीन है, जो भी है, बिल्कुल हर लोग अपना अपना इंटरेस्ट जरूर देखेंगे, जिस तरीके से भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है। और हमारे ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही हमारे विदेश मंत्री ने कोई इस तरह की बातें कही हैं कि चीन इसमें इन्वॉल्व है या आईएसआई इन्वॉल्व है। इस तरह की बातें कहने से उन्होंने परहेज किया। और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि हमें किसी भी तरीके के र्यूमर को नहीं हमें बोलना चाहिए। देखिए, अभी हमें भारत का इंटरेस्ट ये है कि जिस तरीके से अच्छे रिश्ते रहे थे शेख हसीना के साथ में, वैसे ही अच्छे रिश्ते करंट जिनके पास में पावर जाना है, इंटरिम गवर्नमेंट को जो लीड करेंगे, उनके साथ में भारत के रिश्ते वैसे ही अच्छे बने रहे, ताकि जो भारत का इंटरेस्ट है वो सर्व होता रहे। रही बात दूसरी के भारतीय नागरिक बहुत सारे बांग्लादेश में है, भारतीय नागरिक के रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं जो बांग्लादेश में हैं, तो उनको किसी तरीके से अगर वो वापस आना चाहे भारत में तो उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसके बारे में ममता बनर्जी ने पहले भी, आज से 10 दिन 15 दिन पहले भी कहा था कि भाई अगर हमारे रिश्तेदार वहां पे बहुत सारे हैं भारतीय नागरिक के, उन्हें वापस लाने का, सेफ पैलेस लाने का। लेकिन आज उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो भारत सरकार, तौसीफ खान साहब, आप ममता बनर्जी का नाम यहाँ पर ले ही आए हैं, तो कल जब शुभेंदु अधिकारी वहां विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि साहब ये एक तरीके से तैयार रहना चाहिए, वो बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र कर रहे थे कि वो भारत में आ सकते हैं, और प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो बांग्लादेश में हिंदू जिन पर अटैक हो रहे हैं, अगर वो भारत में आते हैं तो फिर इसको लेकर बात करनी चाहिए भारत सरकार से। तो ममता बनर्जी ने अभी तक बात की? ममता बनर्जी ने भारत सरकार से इस बारे में बात की? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को तो हमने देखा, वो तो नेता विपक्ष बंगाल विधानसभा में, वो तो दिल्ली आए, वो तो यहाँ पर आकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि जो भारत सरकार इस मुद्दे में फैसला लेगी उसका वो समर्थन करेंगी। आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी कोई ऐसा खास आप देखेंगे ममता बनर्जी ने कहा भी, और बल्कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी स्टेटमेंट टाइम टू टाइम जारी किया है कि लोगों को परहेज करना चाहिए, कोई र्यूमर्स की बातें नहीं बोलना चाहिए, और जो भारत सरकार जो फैसला लेगी उसके पीछे ममता बनर्जी खड़ी है। उन्होंने ये बात कल ही वाजे कर दिया था और ये भी कहा था तो क्या पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बचना चाहिए था इस तरीके का बयान देने से? बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ रही है। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर हसन महमूद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सरकार में विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट से डॉक्टर हसन महमूद को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, स्थिति लगातार बिगड़ती हुई, आप जानते हैं किस तरीके से जो आवामी लीग पार्टी है उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर ये कट्टरपंथी जो है वो निशाने पर ले रहे हैं। उनकी होटल, प्रॉपर्टीज, अन्य दफ्तर, वहां पर आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और अब बांग्लादेश में पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट से ये गिरफ्तारी हुई है। तो कहां तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कल जिस समय बांग्लादेश के सेना प्रमुख टेलीविजन पर सामने आए थे और उन्होंने अपने देश को संबोधित किया था कि प्राथमिकता इस बात को दी जाएगी कि स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन यहां तो हालात लगातार बद से बदतर होते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार जिसके गठन के बारे में कल ही कहा गया था कि 24 से 48 घंटे के भीतर भीतर अंतरिम सरकार बन जाएगी, अब आज शाम होने वाली है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उस अंतरिम सरकार को लेकर किसी तरीके की कोई पुख्ता खबर तो निकलकर बांग्लादेश से कम सामने नहीं आ रही। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फिलहाल नजर आ रहा है। हाँ, शाम में बीएनपी ने भी एक बैठक बुलाई हुई है। बहुत मुमकिन है कि उस बैठक के बाद किसी तरीके की कोई बड़ी खबर सामने आए बांग्लादेश से। लेकिन इस बीच प्रदीप भंडारी, जिस पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे थे, तौसीफ खान की तरफ से जो कहा गया कि यहां पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए, तो क्या बंगाल चुनावी राजनीति को साधने के लिए वहां पर शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के नेता विपक्ष विधानसभा में, उनकी तरफ से गैर जिम्मेदारियां बातें कही जा रही हैं क्या? देखिए रोमाना जी, जो सरकार का स्टैंड है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बखूबी रखा है। सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बनाई है जिसके अंदर हर राजनीतिक दल ने सरकार जो उस पर स्टैंड ले रही है उसका समर्थन किया है। शुभेंदु अधिकारी के स्टेटमेंट के ऊपर एक कंसर्न है जो उन्होंने बंगाल के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के सामने रखी हुई है। मैं इसको एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा हूं, पर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं रोमाना जी, जो तब से आप कह रही हैं। देखिए रोमाना जी, अगर आप इस वक्त विश्व में देखेंगे और अक्रॉस ग्लोबली आप देखेंगे, अफगानिस्तान के अंदर क्या स्थिति हुई, लिबिया के अंदर क्या स्थिति हुई, पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति हुई और अब बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति हो रही है, एक चीज तो साफ है
कि भारत के अंदर इस वक्त जो है, जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार है और भारत के अंदर लोकतंत्र जो है उसकी जड़ें मजबूत है। हाँ। मैं देश की जनता को आपके माध्यम से ये एक लॉबी से आगाह करना चाहता हूं जो हर एक इशू के अंदर हर एक अपॉर्चुनिटी देखने की प्रयास करती है, एक अवसर ढूंढने का प्रयास करती है रुमाना जी, जिसमें वो इंस्टिगेट करे और वो इंस्टिगेट करने का प्रयास करती है जिससे इस देश के अंदर जो है वो लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार हो। इस देश के हर राजनीतिक दल को इस लॉबी से बचना चाहिए जो गाजा के ऊपर तो बोलती है पर आज बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है उसमें सब शांत है सबका। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसको लेकर जो आम जन है उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है क्योंकि वही कई बार भ्रमित हो जाता है और उस नैरेटिव वाले भ्रम में फंस जाता है, गुमराह हो जाता है। इस बीच मैं जल्दी से जनरल शंकर का रुख करूंगी और सर मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जिस तरीके से ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये अभी भी जो एक अनरेस्ट बांग्लादेश में बना हुआ है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है सर, ये रिफ्यूजी संकट क्या ये भारत के लिए बड़ा हो सकता है? कहा आपने, लेकिन मैं एक और इसको एंगल देना चाहता हूं जो अभी तक पूरी डिबेट में नहीं हो पाई है। जी देखिए, भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। जब से भारत ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई है 1971 से आज तक, हर साल जब वो इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं अपने दिसंबर के महीने में, तो भारत सेना के 20-25 अफसर्स जिन्होंने 71 वॉर में हिस्सा लिया और बांग्लादेश की लिबरेशन में, उनको वो इन्वाइट करते हैं एज गेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश आर्मी। तो बांग्लादेश आर्मी के और इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और इस रिलेशनशिप के अच्छे होने की वजह से हम इसको एक लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कल शाम को या आज सुबह जो बैठकें हुई हैं उसमें शायद सेना के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए हैं। ये बात तो न्यूज़ बता रहा था, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में भारत सेना, भारत आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आर्मी चीफ से हो सकता है सरकार के मीडियम के जरिए से, और उसका हम फायदा उठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं जो अभी तक इस डिबेट में हुई नहीं, आपने वाकई में सही कहा। पीके मिश्रा जी से मैं इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। पीके मिश्रा जी, ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो हिंदूज है इनके ऊपर जो अटैक हो रहा है, हम उनको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटेक्शन देगा बांग्लादेश आर्मी एंड बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश। तो इसमें जो रोल है आर्मी चीफ का रोल बहुत बड़ी चीज़ है। देन डायरेक्टर जनरल BSF जो कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे जो हिंदूज हैं वहाँ पर उनका सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और अब जो सिचुएशन हो चुका है, जैसे आप देखेंगे कि उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे महमूद हसन, ही हैज बीन अरेस्टेड। उनका घर जो सिलहट में था उसको जला दिया गया। तो इसमें देखेंगे इस्लामिक छात्र शिविर, इस्लाम में एक और नया पॉइंट मैं बताऊंगा, ये इस्लामिक छात्र शिविर जो है ये जो है BNP का और जमात का एक अंग है, जिसको कि जमात का जिन्होंने सभी यूनिवर्सिटी में पेमेंट वहां पर पेनिट्रेट किए थे और जो यंग स्टूडेंट्स बाहर को आए और आंदोलन किए, इसके पीछे ICS है। तो इनसे बचने के लिए डेफिनेटली डायरेक्टर जनरल बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश एंड आर्मी चीफ जो भी एक जो है अभी जवान जो है उनसे डायरेक्ट, एक तो उनसे आर्मी चीफ से बात हो चुका है, उनको प्रेशर दिलाना पड़ेगा। DG BGB से भी DG BSF बात करना चाहिए ताकि इस टाइप का जो है रिएक्शन जो आंदोलनकारी वही बात कहीं ना कहीं जो अशोक सज्जनहार सर भी पहले कह रहे थे कि वो इंगेजमेंट, वो डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है और यहाँ पर ये किस स्तर पर, किस लेवल पर कौन किसके साथ करे, इसी को फिलहाल एक्सप्लोर करने की जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश तो देखिए जल रहा है और बांग्लादेश बदल भी रहा है। वो मित्र देश, वो मित्रता का एक इतिहास जो पिछले 15 साल में भारत और बांग्लादेश ने लिखा है, अब यकीनन यहां से वो तस्वीर बदलेगी और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि किसी तरीके से इन बदलते हालात के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्तों की बागडोर है वो आगे भी मजबूती से बंधी रहे और साथ ही जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं और जो हिंदू बांग्लादेश में हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी हमें सतर्क रहना है।